के, नौजवान बिना काम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के, मोदी जी आप किस काम के? ये आज तस्वीर हमारे सामने है। पिछले 7 साल में नोटबंदी लें, बेरोजगारी लें, कोविड लें, कोविड ने कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे, कितने लाखों, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आंकड़े बता रहा हूं, शमशान घाट के आंकड़े, हमारे कब्रिस्तान के आंकड़े आपने छिपाने और दबाने का प्रयास किया, पर अपने देश में कितनों की मौत हुई। हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख की मौत हो गई और सरकार कहेगी 10,000 की मौत हो गई। ये छिपाने की, दबाने की राजनीति को हमें पहचानना है। और किसान भाइयों ने जो संघर्ष किया, मोदी जी ये कानून लाए, 15 महीने किसानों का संघर्ष चलता रहा, 15 महीनों किसानों का संघर्ष चलता रहा, 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी तक आवाज नहीं पहुंची। मोदी जी कहते थे ये किसानों के हित में है, किसान कहते थे हमारे हित में नहीं है, आप वापस करो, हमारा हित की चिंता मत करो। पर मोदी जी को दिखा नहीं, मोदी जी को वो नौजवान, बेरोजगार नौजवान नहीं दिखता था, मोदी जी को वो किसान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मोदी जी आपका मुंह बहुत चलता है। और यही है आज हमारे सामने ये तस्वीर। हम कहते हैं कि कांग्रेस में बचा क्या है, मैं उनमें से हूं जिन्होंने 77 देखा है। इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं रही, इंदिरा गांधी जी ने संघर्ष किया और 2.5 साल में 314 सीटों में लेकर हमारी सरकार बनी। मैंने वो समय देखा है जब बीजेपी की 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, 2 सीटें हुआ करती थी, हम ढूंढते थे कौन बीजेपी के हैं। कांग्रेस ने बहुत संघर्ष किया है, कांग्रेस ने बहुत कुछ देखा है, कांग्रेस ने आजादी का संघर्ष देखा है, कांग्रेस ने देश के लिए लड़ाई रखी है। और कांग्रेस के नेतागण नहीं, आप सोचो उपस्थित हैं, आप लोगों ने ये झंडा लेके कांग्रेस को हमेशा मजबूती दी है। आज हम सब सोनिया गांधी जी के झंडे के नीचे खड़े हैं, हम सब राजीव जी के झंडे के नीचे खड़े हैं, हम सब प्रियंका जी के झंडे के नीचे खड़े हैं। और आप सब ने अगर अपनी कमर ठान ली, आप सब ने और हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। 2024 में देश की लोकसभा पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा अधीर रंजन चौधरी साहब से, जो हमारे लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, हम सब लोगों को संबोधित करें। अधीर रंजन। मंच पे उपस्थित हमारे जाने माने नेतागण, हिंदुस्तान से आए हैं, हमारे कद्दावर नेतागण और जुझारू हमारे कार्यकर्ताओं, मैं आता हूं बंगाल की मुर्शिदाबाद जिला की बहरमपुर शहर से। मैं वहां के एमपी हूं और बहरमपुर से जयपुर आके पहुंचा हूं और ये दावा के साथ कह सकता हूं कि ये जयपुर से नए सिरे से कांग्रेस पार्टी की जीत की जय यात्रा शुरू होंगे। आज इस जो जन सैलाब, आज इस जन सैलाब इसके सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए मैं हमारे पार्टी की आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सब नेता, सबको मैं आभार प्रकट कर रहा हूं कि आज
आप लोगों की आदेश और निर्देश पे यहाँ आने के चलते इतने बड़े जन सैलाब देखने की मुझे नसीब हुए हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी की भाषण सुनने के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये मोदी जी हर चीज में सुबह शाम हमें अमृत वर्षण करते हैं। बाहर की देशों में जाके कहते कि हम 5 अमृत तत्व लाए हैं, तो मोदी जी हमें कौन कौन सा अमृत पिलाए हैं ये हमें जरा देखना पड़ेगा। मोदी जी आने के बाद नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी के चलते सारे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके थे, आप सबको याद है। और मोदी जी उस समय हमें अमृत बरसाते हुए ये ज्ञान दे रहे थे कि अगले तारीख में हम डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। जो डिजिटल इंडिया की सपने राहुल गांधी जी किए थे, सिर्फ किए ही नहीं, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में ये क्रांति लाए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और मोदी जी और राजीव गांधी जी की, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत किए थे, उनको हथियाते हुए अपने नाम डाल के वो सेव लेना शुरू कर दिए हैं। तो मोदी जी हर काम में सेव लेने में माहिर ये साबित कर चुके हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब हमारे डिजिटल सारे व्यवस्था ने पूंजीपतियों के हाथ में चले गए, चुनिंदा पूंजीपति जब सारे डिजिटल दुनिया को अपने कब्जे में ले लिए, तो मोदी जी की अपने वो अकाउंट भी आज हैक हो रहे हैं। मोदी जी के अपने खुद अकाउंट वो बचा नहीं सकते, वो हिंदुस्तान के आम लोगों की, आप हम सबको अकाउंट कैसे बचाएंगे? ये मोदी जी जीएसटी लाए सारे हिंदुस्तान की, जो हमारे छोटे मजले पर की सारे बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन के अंदर एक त्रासदी नचा दी। मोदी जी लॉकडाउन के चलते, मोदी जी बिना सलाह मशवरा करके, लापरवाही के चलते, जब लॉकडाउन घोषित किया, लॉकडाउन के चलते हिंदुस्तान में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और ये लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ बेरोजगारों को, जो रोजगार करते थे, उनको नौकरी चली गई। और जब कोरोना आई तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4.5 लाख, गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस दिन भी राहुल गांधी भविष्यवाणी करते हुए सचेत किया था इस सरकार को, तुरंत वैक्सीन चालू करो, नहीं चालू। अगर उस समय सही समय सही वक्त ये वैक्सीन चालू करा देते तो आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में लोगों की ये मौत की शिकार न होने पड़ती। मोदी जी 3 काले कानून लाए, किसानों को धमकी देके, किसानों के खिलाफ संघर्ष जारी करके, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बना के ये किसान आंदोलन को इन्होंने आम लोगों के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की थी। लेकिन आज ये किसानों की धक्के में उनको सारे काले कानून वापस लेने पड़ी। तो ये आम लोगों की जो धक्के हैं लोकतंत्र में, ये चुनाव में आम लोग की जो धक्के होते हैं, ये धक्के वाला ताकतवर होते हैं। जब पिछले उपचुनाव में सारे हिंदुस्तान में मोदी जी को जब हार की सामना करने पड़ी, तो मोदी जी आके ये समझा कि अभी हाल बेहाल हो रहे हैं, अभी पेट्रोल डीजल की कीमत घटाओ। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत घटाते हुए वो हिंदुस्तान की प्रांतीय सरकार को, सूबों की सरकार को 44,000 करोड़ की और उन्होंने क्षति की है, अपनी जेब से 44 पैसे नहीं डाले हैं। तो इसलिए कहते हैं राहुल जी मतलब संघर्ष, कांग्रेस मतलब संघर्ष, राहुल जी मतलब आंदोलन, कांग्रेस मतलब आंदोलन। तो ये संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा। और ये संघर्ष करते करते हमको दिल्ली पहुंचने पड़ेगा। 2004 साल में सबने कहा था कि कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक बार नहीं 2 बार कांग्रेस
सत्ता पे आसीन हुई थी, आपको याद दिलाता हूं। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस ये संघर्ष और आंदोलन जानते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये संघर्ष हमें करना पड़ेगा, ये संघर्ष हमें जारी रखने पड़ेगा। न संघर्ष का तकलीफ मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद दादा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी से कि वो यहाँ आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय मंच और देश के कोने कोने से आए प्रियंका जी हम लोगों के बीच में है। सभी साथियों से अनुरोध की जोर से आप सब लोग स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल। प्रियंका जी मंच में आ चुकी हैं। थोड़े देर में राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का आगमन होगा। हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा साथियों। लोकतंत्र में जनता से ताकतवर दूसरा कोई नहीं होता और जनता ने अभी उपचुनाव में खासकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक जहां जहां उपचुनाव हुए वहां की जनता ने महंगाई के खिलाफ मतदान किया और दूसरे दिन मोदी सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 10 रुपया कम किया है। आदरणीय साथियों, मोदी सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रहे थे, लेकिन जनता ने ट्रेलर थोड़ा सा दिखा दिया और उसमें 10 रुपया डीजल और 5 रुपया पेट्रोल में कमी आई है। पूरे देश भर के साथी हमारे आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान के तो हैं ही, पंजाब के लोग आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा के लोग भी यहाँ आए हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, महंगाई ये कम करने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां यदि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिए तो फिर डीजल और पेट्रोल यूपीए सरकार के समय जो कीमत थी उस दर पे आ जाएगा। महंगाई कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। बेरोजगारी दूर करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। गरीबी दूर करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। आदरणीय साथियों, बहुत सारे नेता बात रख चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आदरणीय प्रियंका जी आ गई हैं, उन्हें भी आप सुनना है, खड़गे साहब को भी बोलना है। गुजरात में 2 महान सपूत दिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं,
जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई और सारी रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल का बड़ा योगदान, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रह के उन्होंने कार्य कर दिखाया। लेकिन अभी गुजरात में 4 और दिए हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। इससे बच के रहना है, देश को बचाना है तो 4 से सावधान रहना होगा। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने बार बार भारत सरकार को चेताया कि नोटबंदी से काले धन वापस आने वाले नहीं हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। राहुल जी ने जीएसटी लागू हुआ तब भी उन्होंने कहा था ये जीएसटी जिस प्रकार से लागू कर रहे हो इससे व्यापार चौपट हो जाएगा। और जब कोरोना आया तब भी राहुल जी ने कहा कि ये चेत जाने का अवसर है। लेकिन मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और ट्रम्प का तो नमस्ते हो गया, लेकिन करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान के लोग कोरोना से पीड़ित हुए, लाखों लोग जो हमारे साथ रहते थे वो हमसे हमेशा के लिए विदा हो गए। ये नमस्ते ट्रम्प इतना महंगा पड़ा। और 3 काले कानून के खिलाफ भी राहुल जी ने कहा ये लिख के ले लो, ये 3 काले कानून वापस लेने होंगे। और आज आप देख लीजिए, जो मोदी जी कभी ठलुआ कहते थे, कभी आतंकवादी कहते थे, कभी आंदोलनजीवी कहते थे, 14 महीना बाद राहुल जी ने जो कहा कि कानून वापस लेने होंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जो थूका हुआ उसे चाटना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। ये ताकत है यहाँ के किसानों की, ये ताकत है राहुल जी की, ये ताकत है आप सबकी। तो आप में वो शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। और केंद्र में बैठे हुए भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर है। मैं बहुत ज्यादा और न करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए और ये आह्वान करते हुए राहुल जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम सब इस तिरंगे झंडे के नीचे एकजुट हों और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके, यही आह्वान करते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो यहाँ पर आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। इस मंच पर पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे लोकप्रिय नेता और कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी आपने बहुत से नेताओं के भाषण सुने हैं और भी हमारे नेतागण बात करने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप उनके भाषण को सुनने के लिए बहुत तरस रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा
ये जो महारैली महंगाई के खिलाफ आपने जो आयोजन किया है, हमारे पार्टी के नेतागण और राजस्थान के सभी नेतागण, पहले मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि आपने इतने कष्ट में और इतने कठिन परिस्थितियों में लाखों लोगों को यहाँ पर जमाया है, ये दिखाने के लिए कि महंगाई की मार कैसी पड़ रही है और मोदी जी कैसा सो रहे हैं। तो मैं ये जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की इस विशाल रैली में आया हूं, और खास करके मैं एक ही बात आपने रखूंगा कि जैसा कि हुड्डा साहब अपने कविता आपके सामने पढ़ी, लेकिन मैं महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सारा नुक्सा फेल हो गया है, सारा नुक्सा फेल हो गया है पॉकेट पे कंट्रोल का। सरकार हर महीने दाम बढ़ाती है डीजल और पेट्रोल का, लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी की बोझ ढो रहे हैं, हंसते हैं बस मजबूरी में, पर दिल से रो रहे हैं। अब तो एक ही नहीं करता है, कोई अपनी ही परछाई पर समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तो दोस्तों, आपको मालूम है कीमतें तो रोज बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, पल्सेस, एडिबल ऑयल, खाने की तेल, ये सारी चीजें दिन पे दिन बढ़ रही है। और मोदी हमेशा ये कहते थे और आज भी कहते हैं, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बार बार उनको कहता हूं, अरे भैया मत बोलो 70 साल, 70 साल में तो 15-20 साल आप ही के लोग, आप ही के दोस्त थे। हम 55 साल हुकूमत में थे, लेकिन हमने करके दिखाया है। हमने इस देश के लिए, इसके प्रगति के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत से काम हमने किए हैं। जब हमने की है और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हमने सुरक्षित रखा है, संविधान को सुरक्षित रखा है, उसकी हिफाजत की है। इसीलिए मोदी जी आज जो प्रधानमंत्री बन के आप बैठे हैं, ये कांग्रेस की दुआ है। कांग्रेस अगर लोकतंत्र को बचा नहीं सकती, अगर संविधान को हिफाजत नहीं करती, मोदी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। ये हमारी देन है। और फिर भी हमको पूछते हैं हमने क्या किया। हमने जो किया है उसका 2% भी आपने कुछ नहीं किया। 7 साल में आप कोई प्रगति के काम नहीं किए। हर जगह जाना, उद्घाटन करना, जो हमने काम शुरू किया था, या नहीं तो फाउंडेशन डालना, और सबको यही कहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं कहूंगा सबका साथ लिए, लेकिन विकास कुछ नहीं, सबका सत्यानाश तो कर दिया, सबका सत्यानाश कर दिया। इधर डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, 25 लाख रुपए उन्होंने कमाया एक्साइज ड्यूटी पे, और हर साल 4 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल के ऊपर कमाते हैं। और आज हमसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करो हमारे जमाने में डीजल की कीमत क्या थी, कंपेयर करो
हमारे जमाने में पेट्रोल क्या थी दाम और आज क्या है, कंपेयर करो। गैस से जो 414 रुपए हमारे जमाने में थी, आज 1000 रुपए हो गई। और हमेशा यही कहते हैं भाइयों और बहनों, बंधुओं, ये हमेशा कहते हैं, लेकिन बंधुओं का भी सत्यानाश किए, भाई बहनों का भी सत्यानाश किए, और पेट्रोल डीजल इतना बढ़ाए कि हर दाम आज बढ़ रहे हैं उसी के वजह से। फिर भी वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी तरक्की इस देश में कर रहा हूं, और बार बार या तो गांधी फैमिली को गालियां देना, या तो नेहरू जी के ऊपर टीका करना। अरे तुम्हारे लोग तो देश के लिए कुछ नहीं किए, देश के आजादी के लिए नहीं लड़े। आपके आरएसएस वाले हो, बीजेपी वाले हो, देश के लिए आपके घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा। लेकिन कांग्रेस के लाखों लोग जेल में गए, सूली पे चढ़े, लेकिन हमको पूछते हो कि कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने आजादी लाई, इसीलिए तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप आने के बाद हमको बोलने की इजाजत नहीं। अगर कोई सच बोलता है उसके ऊपर केस होता है, कोई अगर सच लिखता है उसके ऊपर केस होता है, अगर कोई काम करता है तो उसको काम करने नहीं देते। ये है बीजेपी की सरकार। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक दो बात बताना चाहता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में हम कुछ बातें रखना चाहते थे, और पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि जो 12 पार्लियामेंट के मेंबर्स को सस्पेंड किया गया राज्यसभा के, वो क्राइम किए। अगर क्राइम, किसान के मसले को उठाना अगर क्राइम है, हम 10 बार करेंगे वो क्राइम। अगर डीजल पेट्रोल का कीमतों पे बढ़े हैं, वो घटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपको क्राइम है कहते हैं तो वो क्राइम बार बार हम करेंगे। तो जो चीजें जनता की महंगाई का हम उठाना चाहते थे, पेगासस पे हम पूछना चाहते थे, चाइनीज जो आज आक्रमण कर रही है उसके बारे में हम पूछना चाहते थे, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा मुंह बंद करके हमारे लोगों को सस्पेंड किए। जो लोग सस्पेंड हो गए वो नौजवान हैं, लोगों के हित में बात करते हैं, देश के हित में बात करते हैं, इनके कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, इसलिए हमको सस्पेंड करके आज बाहर बिठाए। हम 10 दिन से बाहर हैं। क्यों? किस लिए? हमारी कोई गलती नहीं है। जो मानसून सेशन में कुछ घटा, क्या ये विंटर सेशन में आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो? ये कानून के खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि गलत काम को वो कर रहे हैं और हमको कुछ और बोल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही वायदा करूंगा कि हम आपके साथ हैं। आप लड़ो, लड़ते रहो, क्योंकि एक बात याद रखना, हमारी मंजिल तो अभी दूर है, हमको हासिल करना है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। ये काम करो, उसी वक्त हम कुछ हासिल कर सकते हैं। और हर कांग्रेस का आदमी इतना मजबूत है, कोई डरा नहीं सकता। राहुल गांधी जी एक बार बोले थे, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। राहुल गांधी जी कहे थे, आपको डर के किसानों के 3 कानून आपको वापिस लेना पड़ेगा, वो आप ले लिए। तो इसलिए हमारा जो कांग्रेस का सिपाही है वो कभी झुकेगा नहीं, सर कटेगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। ये हमारे नौजवान लोग हैं। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए
आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी रैली आपने अरेंज की। फिर एक बार जय हिंद। और जयपुर एक जयपुर है, यहाँ से जय हमारी शुरू होगी। तो इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद खड़गे साहब। अब मैं हमें संबोधित करने के लिए एक ऐसे नेता को बुला रहा हूं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में गरीबों की, दलितों की, उत्पीड़ित महिलाओं की आवाज बन करके पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज उठाई है, जिनका एक नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग उस नारे को उठा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी से कि वो यहाँ पे आए और हमें संबोधित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, श्री अजय माकन जी, CWC के वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षगण, CLP के सारे नेता, AICC के पदाधिकारी, सभी यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी फ्रंटल्स के पदाधिकारी, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और मेरा नमस्कार। आज इस वीरों की धरती पर खड़े हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि यहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार है। मुझे गर्व है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने कोरोना जैसे भयंकर संकट में एक एक जन की मदद की, जो पीछे नहीं हटे, जो आपके लिए संघर्ष करते हैं और आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे आपका विकास हो। लेकिन ये जानते हुए कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, दो तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वह यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है, उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता? मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि जिस प्रदेश में मैं काम करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में सरकार हजारों करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए।
क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला, घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़े। मैं ऐसे परिवार से मिलके आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुचले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी विधवाओं से मिली हूं, उनकी बेटियों से मिली हूं, और मैं जानती हूं उनके मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन इस सरकार से हमें न्याय कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता न्याय, क्योंकि इसी सरकार का मंत्री अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा रहता है, जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कल मैं गोवा में थी, गोवा में एक अनोखी समस्या है, आप चौंक जाएंगे सुनकर कि एक उद्योगपति के कोयले के लिए, एक उद्योगपति के कोयले के लिए ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं जो गोवा की जनता को चाहिए ही नहीं। वहां गई, मुझे बताया गया बड़ी बड़ी सड़क बन रही है, किस लिए? उनके यातायात के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, एक उद्योगपति के कोयले को इधर से उधर ले जाने के लिए। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको कमाने में व्यस्त हैं। और वही सरकार है जिसमें आज इस देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है। समझ लीजिए, आपने अपना विश्वास किस में डाला? जब आपने इनको चुना, आपकी एक आस्था थी, आपकी आशा थी कि देश तरक्की करेगा। उस समय बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 70 साल की रट छोड़िए, हमें बताइए 7 सालों में क्या किया है? 7 सालों में हमें एक ऐसी संस्था दिखा दीजिए जो आपने बनाई शिक्षा के लिए, हमें एक ऐसा एम्स जैसा अस्पताल दिखा दीजिए। जिस हवाई अड्डे से आपका हवाई जहाज उड़ता है, वो हवाई जहाज भी कांग्रेस ने बनाया। और आज जो भी कांग्रेस ने बनाया, ये सरकार बेचना चाहती है, अपने उन्हीं दोस्तों को बेचना चाहती है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती, सीधी बात कहना चाहती हूँ, इनकी नीयत क्या है। राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत सही है, इसीलिए कोरोना आता है, आपकी मदद होती है, आपको मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, 1 लाख रोजगार मिलते हैं, क्योंकि सरकार की नीयत सही है। केंद्र में जो सरकार है, जो उनके नेता हैं, जब भी मंच पर आकर आपके सामने बात करते हैं, सच्चाई नहीं करते, सच्चाई नहीं कहते, सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। और इसमें मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो आप जवाबदेही नहीं मांगते। जब नेता समझ जाता है और एक राजनीतिक दल समझ जाता है कि देखिए चुनाव आएगा, मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे जनता गुमराह हो जाएगी,
जातिवाद की बात, सांप्रदायिकता की बात, ताकि जनता मेरे से विकास के बारे में पूछेगी ही नहीं। जब नेता के मन में ये बात बस जाए तो वो काम क्यों करेगा आपके लिए? जब एक राजनीतिक दल जानता है, उसका एक एक नेता जानता है कि चुनाव के समय आपके सामने फिजूल की बातें करेंगे, आपके सामने चाइना की बातें करेंगे, किसी और देश की बातें करेंगे, कुछ ना कुछ नया निकालेंगे, लेकिन आपके विकास की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, आप कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, किस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, इसकी बात नहीं होगी। जब उनके मन में ये बसा हुआ है तो वो आपके लिए कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि वे जवाबदेह नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगी कि आप जागरूक बने और इस भाजपा की सरकार को जवाबदेह बनाएं। इन्होंने क्या किया है आपके लिए, पूछिए। किस वजह से इतनी महंगाई है इस देश में? जब प्रधानमंत्री जी के पास 8,000 करोड़ रुपए है अपना हवाई जहाज खरीदने के लिए, तो किसानों का बकाया क्यों नहीं देते? जब किसान को खाद की जरूरत है तो उसका दाम कम क्यों नहीं करते? उसका दाम बार बार बढ़ क्यों रहा है? जब उनके उद्योगपति मित्र फूल रहे हैं, फल रहे हैं, तो हमारा किसान क्यों रो रहा है, क्यों मर रहा है? पूछिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके प्रति, आपका विकास, आपके देश की तरक्की, आपको आगे बढ़ाना, आपके बच्चों को एक मजबूत भविष्य देना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत भविष्य आप सरकार से मांगे, उनको जवाबदेह बनाएं और खड़े हो जाएं। आज ये सभा महंगाई की बात की है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप महंगाई से लड़ रहे हैं हर रोज हम उसी तरह से अपनी जीत जान लगाकर आपके लिए लड़ेंगे। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये इस मंच पे बैठे कांग्रेस के एक एक नेता की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरे भाई राहुल गांधी की लड़ाई है, ये सोनिया जी की लड़ाई है, ये अशोक गहलोत जी की लड़ाई है, और तमाम यहाँ बैठे नेता आपके लिए लड़ेंगे। इस देश से महंगाई हटानी है और इस प्रयास में आप सबको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलिए, महंगाई को, और जोर से बोलिए, महंगाई को, महंगाई को। और इस प्रयास में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी है कि जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों हमारे बीच में आ गए हैं। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के जोरदार तालियां बजा करके नारों के साथ श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी।
साथियों आप सब लोगों से अनुरोध है कि हम आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जरा शांति का दान दें। साथियों, 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शहीद हुए। उनके साथ में और सैन्य जवान भी शहीद हुए और 700 किसानों ने इस मोदी सरकार से लड़ते हुए अपनी जानें दी। मैं समझता हूं कि सबसे पहले राहुल जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के आने के बाद हमारे कार्यक्रम में हम सब लोगों को 2 मिनट खड़े होकर के उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। शांति का दान दें। 2 मिनट के लिए मौन श्रद्धांजलि हम लोग जनरल बिपिन रावत और किसानों के लिए और सैन्य साथियों के लिए जो शहीद हुए हैं हम देंगे। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी को से कि वो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक गहलोत जी से और गोविंद सिंह दोतासरा जी से कि वो प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा गोविंद सिंह दोतासरा जी से कि वो अपना स्वागत भाषण यहां पे करें। गोविंद सिंह दोतासरा जी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा परमादरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्माननीय प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, इस मंच के ऊपर उपस्थित तमाम हमारे देश के कांग्रेस के नेतागण, खड़गे साहब, बघेल साहब, सुरजेवाला जी, मुकल वासनिक जी, तमाम सब यहाँ पर मंच पे बैठे हैं। मैं राहुल जी आपका इस राजस्थान की धरती के ऊपर लोक देवता गोगा जी महाराज, रामदेव जी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और परमवीर पीरू सिंह जी की पावन मरुधरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। सोनिया जी का, आपका, प्रियंका गांधी जी का और प्रणाम हमारे तमाम नेताओं का। ये धरती आप आदिवासियों के मसीहा गोविंद गिरी जी, देश के किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक जी की कर्मभूमि है। इसके ऊपर आपने महंगाई हटाओ महारैली का जो हमें अनुमति दे करके जो हम पर एहसान किया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश के करोड़ों लोगों की तरफ से और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से। राहुल जी, नेहरू जी इस मरुधरा पर
सबसे पहले पंचायती राज की नींव रखी थी नेहरू जी ने, पूरे देश में लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। राहुल जी, इंदिरा जी ने इस मरुधरा के इसमें पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जो देश को विश्व शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। राहुल जी, यूपीए सरकार के समय सोनिया गांधी जी ने इसी राजस्थान की धरती से आधार कार्ड की योजना की शुरुआत की थी, जो पूरे देश में आज कल्याणकारी योजनाओं का आधार बन गई है। और आज पुनः आपने एक मौका दिया है, मोदी हटाओ और महंगाई हटाओ का जो नारा यहां से शंखनाद आपके नेतृत्व में पूरे देश में किया जा रहा है, मैं समझता हूं 2024 में मोदी जी को हटना पड़ेगा। देश का किसान जीता है, देश का प्रत्येक नागरिक जीतने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राहुल जी, जिस प्रकार से आपने समय समय के ऊपर, चाहे यूपीए सरकार के समय खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू की हो, आपने नरेगा लागू कर करके जिस प्रकार से गरीब को राहत पहुंचाने का काम किया हो, लेकिन आज ये केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों पे भी अत्याचार कर रही है, महंगाई भी नहीं घटा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को भी तहस नहस कर रही है, उसको खंडित करने का काम कर रही है। आज राहुल जी, जो महंगाई है, थोक महंगाई दर 20 सालों में सबसे ऊपर पहुंचने का काम इस मोदी सरकार के समय में हुआ है। आज बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। 3 काले कानून लादे थे और पहले जब एनडीए प्रथम बनी थी, तब जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून इन्होंने हटाने के लिए संशोधन कर रहे थे अपने मित्रों के लिए, वो आपने नहीं हटने दिया। कांग्रेस पार्टी साथ में किसान के साथ में खड़ा रही। आज मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि राजस्थान के लोग, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपने जो ये शंखनाद मोदी हटाओ महंगाई घटाओ का पूरे देश के लिए राजस्थान को चुना है, ये आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। और यहां से हम संकल्प लेते हैं कि देश में आपके नेतृत्व में 2024 में मोदी को हटा के रहेंगे, आपकी न्याय की योजना लगा के रहेंगे, आपको देश का नेतृत्व दे करके रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः सभी नेताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता श्री अशोक गहलोत साहब से कि वो आए और हमें संबोधित करें। हमारे परम श्रद्धेय कांग्रेस अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी जी, हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, केजी वेणुगोपाल जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, अजय माकन जी, प्रदेश के अध्यक्ष दुर्गा जी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब और तमाम उपस्थित हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास, महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा जी, शिवदल अध्यक्ष राजे देसाई, नील कुंदन जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, प्रदेश अध्यक्षगण, स्टेट लीडर्स, मुख्यमंत्रीगण और तमाम मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज ये ऐतिहासिक रैली महंगाई हटाओ मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से सोनिया जी का, राहुल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय रैली आज़ादी के बाद में पहली बार दिल्ली के बाहर हो रही है। इतिहास बना जयपुर के अंदर रैली होने। राजस्थान वासियों के लिए फख्र की बात है, जो समस्या आज घर घर में
लोग दुखी हैं, महंगाई से महिलाएं त्रस्त है। आज ये जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, ये परिलक्षित कर रहे हैं उन भावनाओं को जो पूरे देश के अंदर जो देशवासी हैं, विशेष रूप से महिलाएं हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, महंगाई की मार उसकी वजह से पड़ती है। पूरे देश में आपको यही माहौल मिलेगा जो आज जयपुर में मिल रहा है। इसके मायने हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, 7 साल का कुशासन आपके सामने है। वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का नाम ले नहीं रहे वो लोग, गुमराह करें लोगों को, आर्थिक नीतियां बर्बाद कर दी, जिसके कारण से आज महंगाई के ये हाल है और पूरे देशवासी दुखी हैं। हम सब जानते हैं कि राहुल जी ने जिस रूप में मुकाबला किया है मोदी जी के कुशासन का, क्या भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से जीएसटी लगाई गई उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद किए देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। देशवासी जानते हैं विपक्ष की आवाज बन करके राहुल गांधी जो इस सरकार को, जिसकी सोच फासिस्टी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसीलिए आज हम बात करते हैं संविधान बचाओ की, हम बात करते हैं लोकतंत्र बचाओ की, और ये हालात जैसे मंदे जा रहे हैं, सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, जुडिशरी पे दबाव है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, क्या हालात कर रखे सरकार ने आपको मालूम है। और यही कारण है बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन एक साथ अधिक चलना दुनिया के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज सरकार को झुक करके प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ रही देशवासियों से, इतनी नौबत क्यों आई है, ये सोचने की बात। हालात बड़े गंभीर हैं, किसान मारे गए वो सबके सामने हैं, दाम बढ़ गए पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, सब आवामी चीजों के क्यों बढ़ गए हैं। ये धोखा हो रहा है राज्यों के साथ में। केंद्र सरकार राज्यों के साथ में जो नीति अपना रही है बहुत खतरनाक नीति है। राज्यों की वित्तीय रूप से कमजोर करने की नीति है। मूल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था, जीएसटी समय पे दे नहीं पा रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, उसका रेशियो बराबर कर दिया। इस प्रकार से तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में है, केंद्र सरकार कोई परवाह नहीं कर रही, सरकारें बीजेपी की बोल नहीं पा रही है। हम जानते हैं कि देश की दिशा में जा रहा है, विकास होगा राज्य सरकारें करेंगी, संकट आएगा राज्य सरकारें उसको पार कर सकती हैं। कोरोना का जो संकट आया था, मुझे कहते घर है, राजस्थान देश में सिरमौर रहा मैनेजमेंट करता, लोहा मान गया देश भी, दुनिया के मुल्क भी, किस रूप में उन्हें व्यवस्था करी, गरीबों को पैकेज दिए। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते घर है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेशवासियों ने उस धर्म को निभाया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, एक दूसरे की मदद करी, इमदाद करी, एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने, कोई कमी नहीं आने दी। इतना मैं सबके साथ कह सकता हूँ, मैनेजमेंट शानदार रहा, आज भी हमारा प्रबंधन बहुत शानदार है। तो कैसी भी लहर आएगी, हमने अच्छे प्रबंधन कर रखे हैं, राजस्थान वाले को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर, क्योंकि राहुल जी अपनी बात कहेंगे, सोनिया जी बोलेंगी, हम चाहेंगे उनको सुने। हम तो रोज आपके बीच में बात करते रहते हैं। आप सबको मालूम है कि इस प्रकार से कोई मांग करते केंद्र से कोई परवाह होती नहीं है।
प्रधानमंत्री को पत्र लिख को जवाब आते नहीं है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा लीजिए ये देश की समझ जा रहा है। हम सबका चिंतित होना लाजमी है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के, और घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। इसलिए आज महंगाई घटाओ रैली के नाम पे जिस रूप में रैली का आह्वान किया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने एक मैसेज दे दिया पूरे देशवासियों को, पूरा देश सुन रहा, हम लोगों को पूरा देश समझ रहा है इस सरकार के कुशासन को। समय आने पर उनके जवाब मिलेगा इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं अंत में कहना चाहूंगा, आज की रैली एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की पतन की शुरुआत के रूप में मानी जाएगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं राहुल गांधी जी को, हमारे नेता को यहाँ पे आमंत्रित करूं, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोतासा जी राहुल गांधी जी को एक शंख भेंट करना चाहते हैं। वो शंखनाद हम सब लोग चाहते हैं, बिगुल बजाएं राहुल गांधी जी, मोदी भगाओ और महंगाई हटाओ का। और ये शंखनाद आज हो रहा है यहाँ पर। सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, प्रियंका जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की हालत आप सबको दिख रही है। रैली महंगाई के बारे में है,
बेरोजगारी के बारे में है, जो आम जनता को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसके बारे में है। देश की आज जो हालत है, शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार पांच पूंजीपति के हाथ। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में। मंत्री के ऑफिस में आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए, और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी। मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है, और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुल के आपसे बोलूं। आप जानते हो कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। क्या 2 जीवों की एक आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं।
सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाइयों और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है, और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में,
मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाई और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। यह जादू कैसे किया? इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सीलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून
और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। ये उनके गुलाम है। भाइयों बहनों, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये हिंदू है, मगर इनको दबाया गया है। हिंदुत्ववादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो, तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। 7 साल में जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है। कर्जा माफी की छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, चन्नी जी बैठे, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चन्नी जी बैठे हैं। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से आप पूछिए, चन्नी जी हैं? नहीं। चन्नी जी से अगर आप पूछेंगे, कहेंगे 400 किसानों को, 400 शहीद किसान के परिवारों को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और उनमें से 152 को रोजगार दिलवा दिया है और बाकी को हम रोजगार देने जा रहे हैं। आप है ना? सही बोला। हिंदुस्तान की सरकार कहती है, पार्लियामेंट में कहती है, हमें मालूम नहीं कौन से किसान मरे, हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, कोई किसान शहीद हुए ही नहीं।
पार्लियामेंट में कहा हम कॉम्पनसेशन कैसे दें, हाँ तो मालूम ही नहीं। मैंने पंजाब की लिस्ट ली, हरियाणा से 70-80 और नाम लिए, 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी, और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपए देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद नहीं हुए। तो ये जो सोच है हिंदुत्ववादियों की, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, 1000 किलोमीटर ले जाएगी, प्रधानमंत्री कहेंगे देश के अंदर कोई नहीं आया, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि चाइना हमारे देश के अंदर आ गई, चाइना की सेना हमारे देश के अंदर है। भाइयों बहनों, थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपए, 221 900 रुपए, 117% बढ़ोतरी। पेट्रोल 70 रुपए, आज 100 रुपए। डीजल 60 रुपए, आज 90 रुपए। चीनी 30 रुपए, आज 50 रुपए। घी 350 रुपए लीटर, आज 650 रुपए लीटर। आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए। दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। किसके? हम दो, हमारे दो, उनके। एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, कोल माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपरमार्केट देखो, जहां भी देखो भैया 2 लोग दिखेंगे आपको, अदानी जी, अंबानी जी। उनकी गलती नहीं है। देखो भैया, आपको अगर कोई मुफ्त में कुछ दे, आप क्या वापस दे दोगे? नहीं दोगे। उनकी गलती थोड़ी है, गलती प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते कहते भैया आज अदानी अंबानी को क्या दे, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अंबानी जी की जगह है, अदानी जी की जगह है, मगर वो रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं। रोजगार हमारा किसान पैदा करता है, रोजगार छोटे व्यापारी पैदा करते हैं, दुकानदार, छोटा दुकानदार पैदा करता है। छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, उनको तो खत्म कर दिया, मिटा दिया। भाइयों और बहनों, 1% आबादी के पास 33% धन, 10% आबादी के पास 65% धन, 50% आबादी के पास 6% धन। ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान को इस आक्रमण के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। और आप देखना, ये देश एक आवाज से खड़ा होगा। राजस्थान एक आवाज से खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी जी को रास्ता दिखाएगा। कोरोना हुआ,
अपनी आंखों से देखा। बाकी देशों ने अपने लोगों के जेब में पैसा डाला। नरेंद्र मोदी जी ने 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स माफ किया, उनके जेब में पैसा डाला और मजदूरों को ट्रेन छोड़ो बस भी नहीं दी, पैदल हजारों किलोमीटर चले। सौ 200 लोग सड़क पे मर गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, मर जाओ। रोजगार की बात करते हैं। आज 60 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्यों? क्योंकि आपने रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की, नोटबंदी, कोरोना में आपने समर्थन नहीं दिया, छोटे बिजनेस वालों को, सब खत्म हो गए। रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार 2-3 उद्योगपति नहीं पैदा कर सकते। रोजगार लाखों दुकानदार, लाखों छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, करोड़ों किसान पैदा करते हैं। ये सच्चाई है देश की। और देश को भाइयों बहनों ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला। मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। मैं डरता नहीं हूं। सत्ता मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटने वाला। मगर सच्चाई देश को पहचाननी पड़ेगी। चाइना ने अरुणाचल में, लद्दाख में हमारी जमीन ली है। मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। किसान 700 किसान शहीद हुए, मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है। बहुत लोगों को चोट लगी है, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत दुख हुआ है। और अब देश को आगे बढ़ना पड़ेगा और यह देश एक साथ आगे बढ़ेगा। आप दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हो कांग्रेस पार्टी की शक्ति, आप हो इस देश की सच्चाई। आप लड़ते हो देश के लिए। डरो मत, डरो मत, डरो मत, कोई जरूरत नहीं डरने की। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।